भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की साजिश ने बांग्लादेश में गुस्से की चिंगारी को हवा देकर आग बबूला कर दिया है। ढाका, चिटागोंग समेत बांग्लादेश का शायद ही कोई कोना हो जहां इस वक्त भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे न हो रहे हैं। बांग्लादेश में जारी इस संगीन सूरत हाल के पीछे मौजूद वजह पहले आपको बता देते हैं। पिछले हफ्ते यानी 12 दिसंबर को भारत और शेख हसीना मुखालिफ नौजवान 32 साल स्टूडेंट रहनुमा शरीफ उस्मान हादी ढाका में नकाबपोश हमलावरों की टारगेटेड फायरिंग वाक़े में शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां से कल उनकी मौत की खबर आ गई है, जो इनकलाबी बांग्लादेशी नौजवानों पर किसी बिजली की तरह टूटी है और जंगल की आग की तरह ऐसी फैली है कि जहां जहां ये पहुंची वहां गुस्से और बेचैनी से भरे मुजाहरे फूट पड़े हैं। जलाओ घेराव का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का सबब बनने वाली तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा और तलबा कायदीन के कायम करदा सियासी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंचा के तर्जुमान की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी को भारतीय फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थीं। बांग्लादेशी पुलिस का दावा है कि शरीफ उस्मान हादी पर फायरिंग करने वाला मुलजिम फैसल करीम मसूद और उसका साथी मोटरसाइकिल सवार आलमगीर शेख हमले के फौरन बाद भारत फरार हो गए हैं। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके मुतालबा किया है कि अगर मुलजिमान भारतीय हुदूद में मौजूद हों तो उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। जबकि भिपरी हुई और शदीद गमो गुस्से का शिकार मुश्तदेशी यूथ सड़कों पर भारत मुखालिफ नारे लगा रही है और मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन की तरफ मार्च भी किया है। इस गुस्से की आग में मुजाहिरीन ने भारतीय मफादात की पैरवी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ढाका में बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारात के दफातर को भी जला डाला है। इसी दौरान शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश कर दिया गया है। उस्मान हादी का कत्ल भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का ये कोई पहला वाकया तो है नहीं। पिछले दिनों ही बांग्लादेशी शहरियों की भारतीय बॉर्डर फोर्स के हाथों कत्ल के वाकयात के खिलाफ भी ढाका में एहतजाज हुआ था। इस एहतजाज में बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार को साफ धमकी दी थी कि कातिलों को पनाह देने वाला मोदी वाज़े तौर पर जान ले कि वो भारत की शिमाल मशरक़ी 7 सिस्टर्स रियासतों को अलग कर देंगे। उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और दीगर शहरों में पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में बेअमनी पैदा करने की भारतीय साजिश की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले हफ्ते ही 11 दिसंबर को पूरी हुकूमत ने बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को करवाने का ऐलान किया था और इन इंतखाबात में उस्मान हादी भी मजबूत उम्मीदवार थे। इस ऐलान के दूसरे दिन ही भारत से आए दहशतगर्दों ने उस्मान हादी की जान ले ली। इस वाक़े के बाद फूटने वाले हंगामों के बाद खुद उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने खदशा जाहिर किया कि पुरतशद्दुद वाक़यात बांग्लादेश को इंतखाबात की राह से हटा सकते हैं। 1971 में सुकूत ढाका के वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है और आज पूरी दुनिया भारत की बरसों की साजिशों को बंगाल के ढलते हुए सूरज में डूबता हुआ देख रही है। भारत की नाज़रीन, रियासती दहशतगर्दी से मगरिब से लेकर मशरक़ तक कोई मुल्क महफूज नहीं है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी किराए के कातिलों से अपने दहशतगर्दाना अज़ाइम पूरे करता रहा है। भारत की इस दहशतगर्दी के सबूत पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने रखता रहा है और आज एक मरतबा फिर आलमी फोरम से इसकी एक और गवाही भी आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात उठाए गए हैं। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत के साथ कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि भारत काबिले एतबार शवाहिद नहीं दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की कोई शमूलियत थी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह नाज़रीन होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, सबसे पहले ज़रा ये जो कल कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। कायरा साहब, पहले खबरें आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून को तो नहीं लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें इन्वाइट किया जाएगा, दावत दी जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी को दावत दी जाती सर, तो फिर क्या आप लोग जाते और इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मसालिहती किरदार अदा कर सकती थी? गो के फिर दावत आई ही नहीं, ये सिर्फ बात ही हुई। कायरा साहब, देखिए ये सब मिसाली बात ही हो सकती है। अगर दावत दी जाती तो मेरी जमात यकीनन इसको
कंसिडर करती है और पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क के अंदर सियासी मफाद की बात करती है जी। उसकी चैंपियन है। और हम यकीनन कोशिश करते हैं कि अगर कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है तो करते। लेकिन इवन देन उन्होंने अगर दावत नहीं दी तो ये उनका इस्तेहकाक है, वो हक बजानब है, वो जिसको चाहे दावत दें, जिसको चाहे ना करें। सही। अच्छा कारी साहब, ये भी फरमाइएगा, आप मुल्क में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है, नून लीग हो गई, MQM हो गई, IPP हो गई, तमाम जमातें जो है वो इसके हक में हैं। पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही है। आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर इंतजामी तौर पर नए सूबे बने तो कोई कदगन नहीं है। सर, पीपल्स पार्टी किसी बात की मुखालफत नहीं करती। पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक चलने की बात करती है। नए सूबे बनने चाहिए तो पहली बात यह है कि नए सूबे बनने की कोई जवाज होगा और वो क्या है, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। मसलन नए सूबे बनने हैं तो क्यों? नए सूबे बनने की वजह यह है कि छोटे सूबे बन जाएंगे तो लोगों को सर्विसेज बेहतर डिलीवर हो सकेंगी, इंतजामी मामला बेहतर तरीके से चल सकेंगे। फेयर इनफ। तो क्या इस वक्त मसला बड़े इंतजामी यूनिट हैं या गवर्नेंस का अपना प्रॉब्लम है, आइन और कानून के मुताबिक ना चलने का इशू है? और जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें फेडरल प्रोविंशियल ये दो सेटअप तो मौजूद है, लेकिन इसके नीचे लोकल बॉडीज का वो टियर जो सर्विसेज काम करता है बुनियादी तौर पे दुनिया में, हम डेमोक्रेसी के उस मॉडल को बिल्कुल या तो इग्नोर किए बैठे हैं या हमेशा उसको इत्माम हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी उसको रियल टाइम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुल्क के अंदर जब भी कभी गैर जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो वो सूबाई और कौमी असम्बलियों के मुतबादल लोकल बॉडीज के निज़ाम को अपने सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां उसको तकरीबन डिसोन करती हैं या उसके बारे में इतनी सीरियस नहीं होती। तो पहला सवाल यह है कि सर्विसेज सेक्टर को बेहतर करने के लिए, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए एक फाल लोकल बॉडीज का निजाम चाहिए या छोटे इंतजामी यूनिट? अगर छोटे इंतजामी यूनिट वाकई निजाम को बेहतर कर सकते हैं, हमारी बैड गवर्नेंस को दूर कर सकते हैं, हमारे दीगर जो मसाइल है उसका हल निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं? उसका एक तरीकाकार मौजूद है। इस वक्त मुल्क में बहस है कि हर डिवीजन के ऊपर सूबा बने या सूबों के अंदर बड़े सूबे बने। बिस्मिल्लाह, जिसका हक है सबको। ये जमहूरियत में डायलॉग नहीं रुकता, डायलॉग का हक है आपको, डायलॉग कीजिए। मेरी एक बात सुनिए जरा, आपने सवाल कर दिया ना, इसको जरा एड्रेस करने दीजिए। जमातों का हक है, ये बहस कीजिए, लोगों को कायल कीजिए और अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टोज में डाल के अगले इंतखाबात के अंदर लेके जाइए लोगों के पास। अगर लोग कहते हैं कि नए सूबे मसाइल का हल है, आपको मसले का हल देते हैं, एजेंडे का आपको सपोर्ट फराहम करते हैं, तो आइए असेंबलियों में। आइन एक रास्ता देता है और उस तरीका कार के मुताबिक सूबाई असेंबलियां वहां से रेजोल्यूशन करें। ये जो एक हमारे बहस है ना जी के पता नहीं 28वीं तरमीम में क्या हो जाएगा, नए सूबे का एक मसला बन जाएगा। नो, ये ऊपर से नहीं चलता, ये टॉप टू बॉटम नहीं होता, ये बॉटम से टॉप पे जाना है। यानी जिस सूबे के अंदर नए सूबे बनने की एक तजवीज है वहां से उसकी डिमांड जनरेट होगी, वो सूबाई असेंबली उसको 2/3 अक्सरियत से पास करेगी, रेजोल्यूशन करेगी, फिर वो कौमी असेंबली और सेनेट में जाएगा और अगर वहां से पास होता है तो फिर उसको आइन के अंदर अमेंडमेंट करके नए सूबों की तश्कील कर दी जाएगी। लेकिन ये वफाक से सूबों में नहीं आना, उस तरीका कार के मुताबिक चलिए, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। ये जो इस वक्त बहस है कि जी नए सूबे बनेगी, कौन जमात मुखालफत करती है, कौन सी नहीं करती, ये लायानी बहस है। ठीक। अब सर, NFC में भी तब्दीली की बातें हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी का मौकफ तो इस हवाले से बड़ा दो टोक है, लेकिन जब मैं हुकूमती वज़रा से इस बारे में पूछती हूँ तो वो बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं और वो ऐसा बता रहे होते हैं कि वो आप लोगों को मना लेंगे। वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को अगर मैं कोट करूं तो वो कह रहे हैं कि ये तो फैसला हो चुका है, ये तो करना ही करना है। सर देखिए, अगर तो किसी ने ताकत से करना है तो उसकी अपनी मर्जी है, और अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर उसके ऊपर NFC के अंदर तरमीम के लिए आइन में तरमीम करनी है और आइन से पहले अपने NFC के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना है।
उसमें पीपल्स पार्टी का मौकफ एक वाज़ेह तौर पे क्लियर है। हुकूमती इत्तेहाद या हुक्मरान जमात, जी राणा साहब हों या कोई और, हमारे राणा साहब बड़े मोतबर हैं, बड़े हमारे भाई हैं, वो जो कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी का एनएफसी के ऊपर वाज़ेह मौकफ है और उसका मौकफ का हम इजहार भी कर चुके हैं। वसाइल की तकसीम का एक फार्मूला तय हो गया है। अगर इस वक्त उन वसाइल की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक जी चीजें सही तरह डिलीवर नहीं हो रही तो उस आईनी तरीकाकार को छेड़े बगैर, जी हेलो जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है कायरे साहब। आईनी इत्तेफाके राय को, जी। जिस पे पहले से इत्तेफाके राय हो चुका, जी उसको छेड़े बगैर बाकी जराए ढूंढने चाहिए ताकि वफाक के जो वसाइल हैं उसमें इजाफा किया जा सके। ठीक ठीक वो कर ले। नहीं तो जो आइन के अंदर तरीकाकार है उसके मुताबिक चले। ये पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम जी या किसी और का तरीकाकार की बात है ही नहीं। मजीद बात भी करना चाह रही थी कायरे साहब, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्योंकि एनएफसी पर कल मरियम साहब शिकवा कर रही थी कि उनको कम हिस्सा मिलता है, जबकि केपी वाले कहते हैं कि उनका जो बनता है वो 19% बनता है लेकिन मिलता उनको 14% है। तो शायद इस मसले का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से असेंबलीज के जरिए कोई हल निकाला जाए।